Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today, I am taking your 37th lecture of manufacturing technology. So, in this previous series of the lecture, we are discussing about the foundry technology, and specifically in the foundry technology. In the previous series of the lectures, we are discussing about the molding materials and the molding sand properties. We try to understand the different properties of the like the hot strength, adhesiveness, its we can say as its compactabilities, and like different properties we are discussed. Hot strength, dry strength, green strength. These are the property which will be discussed in the previous series of the lectures, right? So we as we start or continuing with these lectures with the previous series, like with the molding and molding materials, and specifically we are in this lecture we are try to discuss about the compositions of the molding sand. So let's start the discussions on the compositions of the molding sand. So the material which is used for making a green sand molds is consist of the following. एक जो है मोल्डिंग ग्रीन मोल्डिंग सैंड जो है ग्रीन सैंड मोल्ड जो है वो बनाने के लिए क्या क्या जो है वो मटेरियल्स जो है वो लगते हैं. द सैंड विच इज़ 70 to 85% ऑफ द सैंड विच इज़ टू प्रोवाइड द रिफ्लेक्टरीनेस. सेकेंड, दैट इज़ द क्ले. द परसेंटेज ऑफ द क्ले, दैट इज़ द 10 to 20% to act as a binder along with the water, impact tensile and a shear strength to the molding sand. ये क्ले जो है वो क्या करता है, उसका रोल क्या है? तो कि जो सैंड है वो रिफ्लेक्टरीनेस देती है. क्ले जो है जिसका परसेंटेज रहता है 10 से लेके 20% तक, विच इज़ एक्ट एज ए बाइंडर, वो उस सैंड को बाइंड करके उसको जोड़ के रखती है along with the water. उसके साथ वाटर थोड़ा लगा हुआ रहता है. और impart of the tensile strength and the shear strength which will be of the molding sand. The water percentage which will be the 3 to 6% of the water which will be added in the compositions of the molding sand, which is to activate the clay and provide the plasticity. वो जो है वो मोल्ड को प्लास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. ऑर्गेनिक एडिटिव्स जिसका परसेंटेज जो रहता है 1% से लेके 6% तक, इसके अंदर ऑर्गेनिक एडिटिव्स जो है वो ऐड किए जाते हैं टू एनहांस द डिज़ायर्ड सैंड प्रॉपर्टी, जिससे हम लोग उस सैंड की प्रॉपर्टी को डिज़ायर्ड एक लेवल पे उसको जो हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उस तरीके से हम लोग एडिटिव्स जो है वो ऐड करके उस प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं. अ मोल्डिंग सैंड कंपोजिशन इज मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड टू एंश्योर ए सेटिस्फैक्ट्री एंड कंसिस्टिंग रिजल्ट. यानी ये मोल्डिंग सैंड कंपोजिशन जो है वो उसको केयरफुली जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे हम लोग एक कंसिस्टेंट और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकें. एग्जैक्ट कंपोजिशन इज मे वेरी स्लाइटली विच इज़ डिपेंडिंग ऑन अ वेदर द कास्टिंग इज़ फेरस और नॉन फेरस. तो उसके जो एग्जैक्ट कंपोजिशंस है वो डिपेंड्स करते हैं कि आप किस चीज़ का कास्ट करने वाले हो, फेरस मटेरियल का या फिर नॉन फेरस मटेरियल का. ए गुड मोल्डिंग सैंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ए compromise between conflicting factors such as a the size of the sand particle, amount of the bonding agent such as a clay, moisture contents and organic matters, right? तो एक अच्छी सैंड की जो है वो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, वो किस चीज़ के बीच जो है, एक तो आप किस साइज़ के जो है वो सैंड पार्टिकल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप कितना अमाउंट ऑफ परसेंट जो है उसके अंदर बॉन्डिंग एजेंट्स और क्ले जो है वो ऐड कर रहे हैं, क्या जो है आप वाटर मिला के क्या मॉइस्चर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और आप उसकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अचीव करने के लिए कौन कौन से जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उसके अंदर ऐड करने वाले, उसके ऊपर जो है वो एक अच्छी सैंड की जो है एक फैक्टर्स जो है वो बाहर निकल के आते हैं. द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड एंड क्ले. सो द एक क्ले, अब हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली जो क्ले जो है वो क्या चीज़ है. अ क्ले इज़ जनरली यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट्स in the molding sand, which is to provide the strength because it's a low cost and winder utilities.
जो क्ले जो है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है, जिससे आपका मोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ द क्ले दैट आर यूज्ड एज ए काओनिलाइट्स और ए फायर क्ले which has a melting point in the range of the 1750 to 1787 degrees Celsius. Then the next type of the clay, which is the bentonite clay, which has a melting temperature in the range of the 1250 to 1300 degrees Celsius. There are the two types, which is the sodium bentonites and calcium bentonites. Or we can say as a western bentonites or the southern bentonites. So bentonite can absorb more waters, which increase its bonding powers, right? जो bentonite होता है वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है वो उसको सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एक बॉन्डिंग पावर जो है वो बढ़ सके. इस सोडियम bentonite is produce better swelling properties, the volume which is increased some 10 to 20 times, right? जो सोडियम bentonite जो है वो ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, इसलिए ए हाई ड्राई स्ट्रेंथ विच इज़ जनरेटेड विच इज़ लोअर द रिस्क ऑफ द इरोजन्स, जिससे इरोजन्स नहीं होता. ए बेटर टॉलरेंस ऑफ द वेरिएशंस इन वाटर कंटेंट्स, लो ग्रीन स्ट्रेंथ्स एंड हाई रेजिस्टेंस टू बर्नआउट्स विच रिड्यूस द क्ले कंजप्शंस, जिससे क्ले कंजप्शंस जो है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है. In contrast, a calcium bentonites have low dry strength. Calcium bentonites जो है जिसके अंदर एक low dry strength रहता है, but there is a higher green strength. पर उसके अगर comparisons की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा green strength रहता है, जिससे एक तरीके से वो वाइस वर्सा जैसा है, जिसका dry strength कम होगा उसी तरह से उसका green strength जो है वो increase हो जाए. So a constituents of the molding stands in the form of the additives. क्या क्या additives होते हैं? अब क्ले हमने डिस्कशंस कर लिया, अब additives क्या हो सकते हैं? Additives are added to the sand to enhance a specific properties. Additives हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि उसकी जो भी मोल्ड के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हम उसकी साथ इंक्रीज कर सकते हैं. Since the molding material is often reclaimed and recycles. molding materials जो है उसको हम reclaim कर सकते हैं और recycle कर सकते हैं. दूसरी बात हम उसको use कर सकते हैं. उस जैसे मोल्ड टूट गया, राइट, तो उसको सैंड को अलग करके फिर उसको वॉश करके फिर उसी सैंड को आप दूसरा मोल्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. The temperature of the mold during the curing and solidification is important. पर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि आप जब भी लिक्विड मेटल का जो है वो प्योरिंग करते हैं, जब मोल्ड के अंदर डालते हैं, तब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, प्योरिंग टेम्परेचर क्या है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके ऊपर काफ़ी कुछ प्रोसेस जो है वो डिपेंड्स करती है. इफ़ ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर एडेड टू प्रोवाइड द कोलैप्सिबिलिटी, अगर आप जो है उसके अंदर एडिटिव्स, ऑर्गेनिक एडिटिव्स जो ऐड करते हैं जिससे उसको कोलैप्सिबिलिटी प्रोवाइड हो, जिसके वो एक बार यूज़ खत्म हो गया तो इजीली कोलैप्स हो सके, राइट? आप उसको कोलैप्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस. ए पोर्शंस विल बम ड्यूरिंग द पोर. Some of the mold materials may have to be discarded and replaced with the new ones. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं एक बार यूज़ ख़त्म हो गया उसके बाद, और आप कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आप उसके साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं. कौन कौन से एडिटिव्स जो है वो ऐड हो सकते हैं और उसका क्या क्या पर्पज़ हो सकता है? सो द मोलासिस विच इज़ एड्स टू एनहांस द बेंच लाइफ, राइट, एंड रेजिस्टेंस टू द ड्राइंग आउट. मोलासिस हो गया, सेरेलिल्स हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो वो सारे जो है तीनों मोलासिस, सेरेसिल और एथिलीन ग्लाइकोसोल जो है, ग्लाइकोसोल जो है वो ग्लाइकोल जो है वो एनहांस द बेंच लाइफ, जिससे उसका लाइफ जो है वो मोल्ड का बढ़ सके, और रेजिस्टेंस टू द ड्राइंग आउट, वो सोख ना जाए, उसके लिए जो है वो ये एडिटिव्स जो है ऐड किए जाते हैं. नाउ द आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका फ्लोर which is used for increasing the hot strength development, जिससे उसका hot strength जो है वो
वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। ये सब इंक्रीज़ करने के लिए जो है हॉट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए आयन ऑक्साइड और सिलिका फ्लोर जो है वो यूज़ होता है। नाउ द कोल डस्ट एंड अ सिलिका फ्लोर विच इज़ यूज्ड फॉर ए सरफेस फिनिश एंड रेजिस्टेंस टू द मेटल पेनिट्रेशंस। जो कोल डस्ट है और जो सिलिका फ्लोर है विच इज़ यूज्ड फॉर द सरफेस फिनिश एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल पेनिट्रेशंस, वो सरफेस फिनिश इंक्रीज करने के लिए और मेटल पेनिट्रेशंस ना हो उसके लिए जो है वो कोल डस्ट और द सिलिका फ्लोर जो है वो यूज़ होता है। नाउ द सीरियल और ए शो डस्ट, जो लकड़ी का भूका होता है जो शोइंग करते हैं ना हम लोग, वो मेटल का भी हो सकता है, which is used for a collapsibility and resistance expansions defects। जैसे कुछ डिफेक्ट्स होती है उसका एक्सपेंशंस ना हो, उसको रेसिस्ट कर पाए और कोलैप्सिबिलिटी इम्प्रूव हो, इसलिए जो है वो सीरियल और जो हम बोल सकते हैं कि शो डस्ट जो है वो एज एन एडिटिव्स जो है वो मोल्ड के अंदर जब आप मोल्ड बनाते तब उसको ऐड किया जाता है। नाउ let's start the discussions on the additives. The first additives which is the cereals. So it is a finely grounded corn flours or ground starch from the corn, right? corn जो रहता है जो मक्का रहता है ना, मक्का, उससे जो है वो उसके ग्राउंड स्टार्च जो है ये सेरेल बना हुआ है विच हैज़ 0.25 to 2%। उसका एडिशंस जो है कितने परसेंटेज में किया जाता है, 0.25 से लेके 2% तक वो एडिटिव्स जो है वो सेरेल जो है वो ऐड किया जाता है, विच इज़ इंक्रीज द ग्रीन एंड ड्राई स्ट्रेंथ एंड द कोलैप्सिबिलिटी, जिसको ऐड करने से आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपकी ड्राई स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और आपकी कोलैप्सिबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होती है। नाउ द सेकेंड विच इज़ द ग्राउंड पिच। What is the meaning of the ground pitch? Why we are adding as a additives as a ground pitch, which is the byproduct of the coke making। जो कोक हम लोग बनाते हैं वो कोक मेकिंग के अंदर जो है वो ग्राउंड पिच हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। उस ग्राउंड जो पिच है वो कितने परसेंटेज तक जो है ऐड किया जाता है, अप टू द 2% से ज़्यादा नहीं, 2% तक एज एडिटिव्स जो है वो जब आप मोल्ड बनाते हैं तब उसको यूज़ किया जाता है, विच इज़ इम्प्रूव द हॉट स्ट्रेंथ एंड द कास्टिंग फिनिश ऑन नॉन फेरस कास्टिंग, राइट। उसकी हॉट स्ट्रेंथ को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए और स्पेसिफिकली जब आप नॉन फेरस कास्टिंग करते हैं तब उसका कास्टिंग की जो फिनिश जो है, कास्टेड ऑब्जेक्ट की जो फिनिश जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है वो स्पेसिफिकली ग्राउंड पिच जो है वो 2% तक एज एडिटिव्स जो है वो ऐड किया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट विच इज़ दी गिल्कोसोनाइट्स। सो अबाउट 0.4 to 0.8% that गिल्सोनाइट विल बी एडेड एज एडिटिव। इट इज़ ए काइंड ऑफ द मिनरल। ये एक तरीके का एक मिनरल जो है वो है विच इज़ इम्प्रूव द कास्टिंग फिनिश, जिससे क्या होता है कि आप अपनी कास्टिंग जो फिनिश है वो फिनिश जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विच इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडिटिव्स। So based on that the second which is the one other additives which is added as a 2 to 8% तक जो है वो ऐड किया जाता है। इफ़ फाइनली ग्राउंड सॉफ्ट कोल जो है वो कोल क्यों यूज़ किया जाता है, इफ़ फाइनली इट इज़ ए ग्राउंड सॉफ्ट कोल, ग्रे एंड मेलिएबल आयन मोल्डिंग सैंड, वो जो है वो ग्रे और मेलेबल आयन जब मोल्डिंग होता है तब उसके अंदर यूज़ होता है, विच इज़ इम्प्रूव द सरफेस फिनिश, जिससे उसका सरफेस फिनिश जो है वो इम्प्रूव होता है, एंड इम्प्रूव द एज ऑफ क्लीनिंग एंड कास्टिंग, और एक तरीके से उसका जो क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग जो है वो भी एक तरीके से वहाँ पे इम्प्रूव होता है। वुड फ्लोर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वुड फ्लोर? अ वुड फ्लोर विल बी द 0.5 to 2% तक जो है वो वुड फ्लोर जो है वो आप मोल्ड बनाते समय as an form of the additives you can add this wood floor. What is the impact of that wood floor additions?
सो विच विल बी एनहांसिंग द थर्मल स्टेबिलिटी, वो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है. And also it control the expansions of the sand by burning out at the elevated temperatures. So with additions of the floor, wood floor, right, which is the control the expansions of the sand, वो sand का expansions जो expandable हो जाता है mold, वो उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है by burning out the elevated temperature, right, वो खुद जो है वो जल के उस एक्सपांशन को जो है वो आपको वहाँ पे मोल्ड का एक्सपांशंस होने से बचाता है. नाउ द फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल जो है वो ऐड करने से क्या बेनिफिट्स हो सकता है. ए लिटिल फ्यूल ऑयल इज समटाइम यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर, राइट. कुछ प्रतिशत तक जो है वो यहाँ पे वाटर के रिप्लेसमेंट के अंदर जो है वाटर के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे एज एन एडिटिव जो है वो फ्यूल ऑयल जो है वो यूज़ होता है. क्या होता है उससे बेनिफिट, विच विल बी अ लोअर द टोटल ऑफ द मॉइस्चर परसेंटेज, उससे ऐड करने से जो है वो आपका मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो कम होता है. सो विच इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एडिशंस ऑफ द फ्यूल ऑयल एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द मोल्ड, राइट, एज एन एडिटिव्स. Now as an additives, which is the different additives, like as an example there is a silica fluor. Why we are adding the silica fluor as an additives? So we are using basically a pulverized silica. हम लोग जो है वो pulverized silica use करते हैं which is finer than the 200 mesh, right. वो 200 गुना मैश किया हुआ फाइनर पल्वराइज्ड सिलिका होता है विच इज़ ऑल्सो कोल्ड एज ए सिलिका फ्लोर. जो आटा होता है वो आटे जितना एकदम बारीक होता है, इसलिए इसको सिलिका फ्लोर जो है वो बोला जाता है. विच विल बी एडेड अप टू द 35%. उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35% तक उसको वहाँ पे ऐड किया जा सकता है. विच विल बी इंक्रीजिंग दी हॉट स्ट्रेंथ, उससे जो है अपना हॉट स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, राइट. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. सो यहाँ तक किसी को जो है वो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जो भी हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं वो डिस्कशंस एकदम आप क्लियर जो है आप अपने दिमाग में जो है वो प्रॉपरली उसको समझने की कोशिश करिएगा. अगर फिर भी किसी तरीके से डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे कभी भी जो है वो पूछ सकते हैं, राइट. ये लेक्चर्स जो है वो आप जितना आराम से, जितना 1 2 3 बार आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है तो जितनी बार ज़्यादा सुनेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा. द नेक्स्ट एडिटिव्स विच विल बी द आयन ऑक्साइड्स. द आयन ऑक्साइड विच विल बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ द 0.25% to 1% तक जो है वो एज एन एडिटिव आयन ऑक्साइड जो है वहाँ पे ऐड किया जा सकता है. अब उससे बेनिफिट क्या होता है, as we are increasing or as we are adding the iron oxide, it will be obtained added as a hot strength. वो hot strength जो है उसको जो है वो improve करने के लिए, increase करने के लिए, उसको achieve करने के लिए जो है वो as an iron oxide जो है वो वहाँ पे add किया जाता है. Now the next which is the perlite. So which is the one of the form of the iron, right? So why we are adding the perlite? So let's start the discussions on the perlite. An aluminium silicate mineral. ये जो perlite है वो किसका है, तो कि aluminium silicate जो है उसका mineral in the form of the minerals है, which will be added in the form of the 0.5% to 1.5%. वो 0.5 से 1.5% तक जो है वो perlite in the form of the aluminium silicate वहाँ पे ऐड किया जाता है. So better thermal stability of the sand. सो इससे जो है वो बेटर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो सैंड के अंदर जो है वो इम्प्रूव होती है या फिर वहाँ पे डेवलप होती है या फिर एस्टेब्लिश होती है. इससे बेनिफिट क्या होता है वो आप समझने की कोशिश करिएगा. आपको परलाइट अगर ऐड करते हैं मोल्ड के अंदर तो फिर बेनिफिट क्या होगा वो आपको यहाँ पे समझना है. सो इट विल बी इंक्रीज अ बेटर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सैंड, जिससे सैंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो एक तरीके से इम्प्रूव होती है. एंड देर इज़ यूज एज ए राइजर इंसुलेटर्स. जो राइजर होता है, अब राइजर क्या होता है वो हम लोग
जैसे ही आगे थोड़ा डिस्कशंस करेंगे, रनर किसको बोलते हैं, गेट किसको बोलते हैं, राइजर किसको बोलते हैं, वो जैसे आपका डिस्कशंस आगे बढ़ेगा तो वो आपको उस टाइम पे जो है वो साथ साथ जो है वो क्लैरिटी बनती जाएगी, राइट। सो जो परलाइट है वो एज एन एडिटिव ए राइजर्स इंसुलेटर्स, एक तरीके से जहाँ पे राइज़र लगता है। मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि राइज़र है क्या, जब आप प्योर करते हैं, जो प्योरिंग जब करते हैं, जहाँ पे प्योरिंग दैट मीन्स व्हाट, ए लिक्विड मेटल आप जैसे उस मोल्ड के अंदर डालते हैं उसको प्योरिंग बोला जाता है। वो तो आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। तब जहाँ पे जिस जगह पे आप डालते हैं वो एक राइज़र, एक जैसे एक स्ट्रो जैसा होता है ना, वो स्ट्रो जैसा एक पार्ट है, राइट। उसका एज एन इंसुलेटर तरीके से जो है वो वर्क करता है, वो परलाइट करता है। ना नेक्स्ट एडिटिव्स विच इज़ द मोलासिस एंड द डेक्सट्रीन। सो व्हाट विल बी the benefits of additions of the molasses and the dextrins? The cane or black strips molasses are used, which will be unrefined end, which is containing the 60 to 70% of the sugar solids, right, which is used to increase the dry strength। वो जो है वो basically dry strength जो है उसको improve करने के लिए जो है वो use होता है। A dextrin is may also used for the same purpose, और dextrin भी जो है वो उसी purpose के लिए जो है वो as an use होता है। Now the classifications of the molding sand, मोल्डिंग सैंड जो है वो किन किन प्रकार की होती है, राइट। ये क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 या 4 मार्क का जो क्वेश्चंस रहता है उस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस नॉर्मली जो है इस तरीके से जो है वो पूछा जाता है, राइट। सो ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन क्लासिफिकेशंस। there are the three main classifications of the molding sand। अगर आपको मोल्डिंग सैंड का बहुत एक वाइडर क्लासिफिकेशंस करना है तो आप कर सकते हैं, पर बेसिक मेन क्लासिफिकेशंस क्या होता है, 3 तरीके के जो है वो सैंड होते हैं। पहला सैंड होता है नेचुरल सैंड, दूसरा सैंड होता है आपका सिंथेटिक सैंड, और तीसरे तरीके का आपका टाइप का सैंड होता है आपका स्पेशल सैंड। इज इट क्लियर? द फर्स्ट विच विल बी नेचुरल, सेकेंड विच विल बी अ सिंथेटिक, and third which will be a special type of the sand which is used as the classifications of the molding sand. Now let's start the discussions over that different types of the sand. So first we are start our discussions with the natural sand, or we can also say as a green sand। उसको हम लोग natural sand भी बोल सकते हैं और green sand भी बोल सकते हैं। So a natural sand or a green sands are the sands taken from river beds। जो नेचुरल सैंड है और रिवर सैंड है वो कहाँ से बेसिकली लिया जाता है, तो रिवर बैंड्स जो नदी के जो तट होते हैं वहाँ से लिया जाता है, एंड डग फ्रॉम अ पिट्स एंड प्योरली नेचुरल्स। वो एक तरीके से प्योरली नेचुरल फॉर्म्स के अंदर जो नदी के तट है वहाँ से जो नेचुरल सैंड है और ग्रीन सैंड वो लिया जाता है, जिसके अंदर एक हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट्स रहता है। They possesses an appreciable amount of the clay which is act as a binders and the moistures, right। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई। They possess जिसके अंदर जो है वो एक नेचुरल अमाउंट, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द क्ले होता है, एक बाइंडिंग एजेंट्स होता है उसके अंदर जो एक तरीके से मॉइस्चर के जैसा काम करता है। इन नेचुरल मोल्डिंग सैंड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग एंड मिलिंग ए सॉफ्ट येलो सैंडस्टोन। आप उसको नेचुरल मोल्डिंग सैंड जो है वो दूसरे किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो कि क्रश करके जो येलो सैंड स्टोन्स होते हैं ना, जो येलो जो नीला पत्थर यानी जो पीला पत्थर रहता है, वो पीला पत्थर जो है वो क्रश करके उसको मिलिंग सॉफ्ट करके जो है आप इस नेचुरल सैंड को जो है वो बना सकते हैं। ड्यूरिंग द मिलिंग ऑपरेशंस ए क्ले एग्रीगेट्स ब्रेक डाउन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सैंड ग्रेन्स। आप जब उसका मिलिंग ऑपरेशंस करेंगे तो क्ले कंटेंट जो है वो एग्रीगेटली ब्रेक डाउन्स हो जाएंगे एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सैंड ग्रेन्स। नाउ ड्यू टू दैट लो कॉस्ट एंड ईजिली अवेलेबिलिटी these are used for the most of the ferrous and non ferrous casting। इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम लागत इसके पीछे लगती है और ये इजीली जो है वो अवेलेबल भी हो सकती है। इसके लिए जो है ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है जब आपको फेरस
के भी कास्टिंग करने हैं या फिर नॉन फेरस के भी कास्टिंग कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए जो है वो अवेलेबल रहती है और काफ़ी कम लागत इसके पीछे लगती है, तो ईजिली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली सैंड जो है वो मानी जाती है। नाउ द नेक्स्ट विच विल बी द सिंथेटिक सैंड। अब सिंथेटिक सैंड क्या होता है? अ सिंथेटिक सैंड इज़ एन आर्टिफिशियल सैंड विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग रिलेटिवली। ए सिंथेटिक सैंड इज़ ए आर्टिफिशियल सैंड, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल सैंड है, राइट, एक तरीके से आर्टिफिशियल सैंड है। ए सिंथेटिक सैंड इज एन आर्टिफिशियल सैंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग रिलेटिवली क्ले फ्री सैंड। यानी सिंथेटिक से आपको उस वर्ड से ही आपको कुछ समझना चाहिए कि वो एक तरीके से सिंथेटिक, दैट मीन्स दी आर्टिफिशियल, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल है। कैसे बनाया जाता है? वो बाय मिक्सिंग जो है उसको बनाया जाता है, और रिलेटिवली जो है वो क्ले फ्री सैंड है, जिसके अंदर क्ले नहीं होता, राइट। बाइंडर्स नहीं एंड अदर मटेरियल्स एज ए रिक्वायर्ड, और बाइंडर्स एंड अदर मटेरियल्स एज रिक्वायर्ड, जैसे उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे उसको ऐड किया जाता है। इट इज़ अ बैटर मोल्डिंग सैंड एज इट्स प्रॉपर्टीज कैन बी ईजिली बी कंट्रोल्स बाय वेरिंग द मिक्सचर्स कंटेंट। इसको जो है वो कंपेरेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में एक अच्छा मोल्डिंग सैंड जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो प्रॉपर्टीज़ आप उसके मिक्सचर कंटेंट को कम या बढ़ा के जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते, इसीलिए जो है उसको बैटर मोल्डिंग सैंड जो है वो माना जाता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस सैंड को जो है वो बैटर मोल्डिंग सैंड जो माना जाता है, तो कि सिंथेटिक सैंड जो है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर जो है वो मिक्सचर कंटेंट्स जो अंदर ऐड होते हैं उसको बढ़ा या घटा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने का यहाँ पे प्रोविजंस होता है, इसीलिए जो है ये बैटर मोल्डिंग सैंड मानी जाती है। नाउ अ स्पेशल सैंड। अ स्पेशल सैंड इज कंटेन अ मिक्सचर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर स्पेशल सैंड के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बजाय यहाँ पे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर जो है वो वहाँ पे होता है। ए कोस्ट ऑफ दिस सैंड्स आर मोर बट दे ऑफर द हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटीज। द कोस्ट ऑफ दिस सैंड, इस सैंड की जो कोस्ट रहती है वो कोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट इट इज़ ऑफर द टेम्परेचर स्टेबिलिटी। पर ये जब कोस्ट की ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस, इसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी हमें देती है, जैसे कि एक टेम्परेचर के अंदर इसको टेम्परेचर को स्टेबल करने की एक एबिलिटी है। देयर इज़ अ बेटर फास्ट कास्ट सरफेसेस, बेटर कास्ट सरफेसेस जो है वो यहाँ पे बन पाती है इस स्पेशल सैंड्स के अंदर के थ्रू। स्पेशल सैंड इज़ यूज आर जिरकॉन, ऑलिवाइन्स, चैमोट्स एंड क्रोमाइड्स। स्पेशल सैंड्स आर जिरकॉन। स्पेशल सैंड के अंदर क्या चीज़ क्या होता है बेसिकली, कौन कौन सी जो स्पेशल सैंड है, तो कि जिरकॉन जो है उसको स्पेशल सैंड माना जाता है। फिर उसके अलावा ऑलिवाइन्स, चोमेट्स एंड क्रोमाइड्स, राइट, इन चार को जो है वो स्पेशल सैंड जो है वो माना जाता है। नाउ अब इसके क्लासिफिकेशंस के अंदर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। हमने बेसिकल क्लासिफिकेशंस उसके देख लिए। नेचुरल सैंड्स होता है, फिर एक तरीके से आपका सिंथेटिक सैंड होता है, और सिंथेटिक के बाद आपका दूसरा सैंड होता है, वो कौन सा होता है? स्पेशल। अब दूसरे अगर क्लासिफिकेशंस के अंदर बात जाए तो बेसिकली देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सैंड्स: सिलिका सैंड, जिरकॉन सैंड, ऑलिवाइन सैंड्स एंड क्रोमाइट सैंड। ये स्पेशल के जो है वो टाइप्स है। इसके सब क्लासिफिकेशंस के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ सैंड के अंदर पहला हम लोग सैंड लेके जा रहे हैं स्पेशल सैंड्स के अंदर, विच इज़ दी सिलिका सैंड। अब सिलिका सैंड क्या है? इन अ सिलिका सैंड, अ सिलिका ग्रेन्स विच इज ए सिलिकॉन ऑक्साइड्स, राइट, फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो है वो रहता है, वो 96% तक रहता है। Rest is being the other oxides such as a aluminum oxide, sodium oxide, magnesium oxide, etc.
तो सबसे ज़्यादा 96% तक जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके अलावा 4% के अंदर जो दूसरे ऑक्साइड जो है वो जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम्स रहते हैं. दिस ऑक्साइड विच इज़ द इम्प्योरिटीज़ should be minimized about the 2% since they affect the fusion points by the silica sands. So ये जो ऑक्साइड्स है, इम्प्योरिटीज़ हैं, शुड बी मिनिमाइज अबाउट द 2%. इसको 2% तक जो है वो मिनिमाइज किया जाता है, जिससे जो है वो विच इज़ अफेक्ट द फ्यूजन पॉइंट, जब तब कि वो इसके ज़्यादा जो है वो फ्यूजन पॉइंट को अफेक्ट कर सकती है. द शेप ऑफ द ग्रेन्स इज मे बी राउंड, सब एंगुलर्स, एंगुलर्स एंड वेरी एंगुलर्स. इसका शेप कैसा हो सकता है? तो इसका शेप जो है वो ज़्यादातर पे राउंड हो सकता है, या फिर सब रेगुलर हो सकता, एंगुलर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, या फिर वेरी एंगुलर जो है इसका शेप्स जो है वो रहता है. द मेन कोर्स ऑफ दिस द मेन सोर्स ऑफ दिस सैंड इज़ ए रिवर सैंड विच इज़ यूज्ड विद और विदाउट द वॉशिंग्स. जो इसका मेन सोर्स कहाँ पे मिलता है इस तरीके का सिलिका सैंड? तो वो मिलता है रिवर के नज़दीक से, रिवर बैंड्स के ऊपर, और ये विथ और विदाउट वॉशिंग जो है वो यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट विच इज़ दी जिरकॉन सैंड्स. अ जिरकॉन सैंड और ए जिरकोनियम सिलिकेट्स विच इज़ ए टिपिकल कंपोजिशंस. इन द जिरकोनियम ऑक्साइड विच इज़ द 66.25%, silicon oxide which is the 30.96%, aluminum oxide which is the 1.92%, iron oxide which is the 0.74%, and other oxide which is the adits. It is a very expensive types of the sand. ये बहुत ही जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा जो है वो सैंड माना जाता है. इट हैज़ ए फ्यूजन पॉइंट्स अबाउट दी 2400 डिग्री सेल्सियस. ए लो कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशंस. इसका जो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर लो कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपांशंस हैं. देयर इज़ अ हायर थर्मल कंडक्टिविटीज़, हाई चिलिंग पावर्स and high densities, right? It's require a very small amount of the binders, right? इसके अंदर एक small amount of binders जो है ऐड किए जाता है, वो about 3% तक रहता है. It is generally used to manufacture a precious steel casting which is require the better surface finish. ये बेसिकली जो है वो प्रीशियस स्टील के जो कास्टिंग करने होते हैं, उस स्टील के कास्टिंग के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ होता है, और जिसके अंदर बेसिकली अच्छा जो है वो सरफेस फिनिश जो है वो रिक्वायर्ड रहता है. नाउ द थर्ड विच इज़ द ऑलिव सैंड. इट इज़ कंटेन अ मिनरल विच इज़ द फोस्टराइट्स विच इज़ द मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स एंड ए फेलाइट विच इज़ ए आयरन सिलिकॉन ऑक्साइड्स. इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल सैंड. ये एक बहुत अलग तरीके का सैंड है. एंड सेम मिक्सचर्स कंटेंट विच इज़ यूज्ड इन द रेंज ऑफ द स्टील. ये सेम वो जो प्रीवियस वाला था उसी मिक्सचर कंटेंट के साथ स्टील के अंदर जब इसका कास्टिंग करना है, स्टील का कास्टिंग करना है, तब इस तरीके का सैंड जो है वो ज़्यादा तौर पे जो है वो यूज़ होता है, राइट. नाउ द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ द सैंड ऑफ द स्पेशल टाइप्स ऑफ द सैंड विच इज़ द क्रोमाइट सैंड्स. ए क्रोमाइट सैंड इट इज़ ए क्रश फ्रॉम द क्रोम ओर्स whose typical composition is chromium oxide which is the 44%, iron oxide which is 28%, silicon oxide which is 2.5%, calcium oxide which is 0.5%, aluminum oxide which is N plus magnesium oxide which is the 25%. It has a fusion point is about 1800 degree Celsius. इसका जो फ्यूजन पॉइंट जब ये सिलिका फ्यूज़ होते हैं, किस डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका फ्यूज होता है, जलती है, तो कि 1800 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के ऊपर. इट इज़ रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बाइंडर. इसके अंदर बहुत कम प्रतिशत जो है वो बाइंडर्स जो है वो लगता है, जैसे कि 3% तक. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ए हैवी स्टील कास्टिंग विच इज़ रिक्वायरिंग अ बेटर सरफेस फिनिश. ये भी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो जब आपको हैवी स्टील के जो कास्टिंग बनाने होते हैं, जब आपको अच्छा सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड होता है, तब इस तरीके का क्रोमाइट सैंड का जो है वो यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे आपके 4 जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ सैंड के डिस्कशंस कंप्लीट होता है. नाउ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सैंड. उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सैंड के अंदर हम लोग बात करेंगे
The molding sand which is according to their use and further classifications are as a green sand. अब उसके क्लासिफिकेशंस के अंदर जाए तो सबसे पहला क्लासिफिकेशंस उसका रहता है ग्रीन सैंड. अब ग्रीन सैंड क्या होता है? अ ग्रीन सैंड इज इन इट्स नेचुरल और इज द मोस्ट स्टेट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन स्टेट. जो सैंड उसके नेचुरल कंटेंट के अंदर होता है, जिसके अंदर मोस्ट कंटेंट रहता है, उसको ग्रीन सैंड जो है बोला जाता है. इट इज़ ए मिक्सचर्स ऑफ सिलिका सैंड विथ 18 to 30% of the clay, having a total amount of the water percentage which is the 6 to 8%. जिसके अंदर मिक्सचर्स रहता है सिलिका सैंड का विथ एडिशंस ऑफ दी क्ले जो रहता है 18 से 30% तक, 6 से 8% तक वाटर रहता है. द मोल्टन मेटल इज प्योर्ड इन द ग्रीन सैंड मोल्ड्स विदाउट एनी प्रायर बैकिंग्स. राइट, इस सैंड से जो बनाए हुए मोल्ड के अंदर आप मोल्टन मेटल जो है वो प्रायर बैकिंग उसको पहले गर्म करे बिना जो है उसके अंदर आप मोल्टन मेटल जो है उसको उसके अंदर डाल सकते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंपल स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ द कास्टिंग. ये जो है वो सिंपल स्मॉल छोटे छोटे और सिंपल मीडियम साइज के जो कास्टिंग के लिए इस सैंड का जो है वो यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड विच इज़ द ड्राई सैंड. The green sand mold, when baked or dried before curing the molten metals, are called as a dry sand molds. अब उसी green sand mold को आप उसके अंदर प्योरिंग करें, उसके पहले उस मोल्ड को आप उसको बैक कर देंगे, हीट कर देंगे, और उसके बाद हीट करके उसके बाद अंदर प्योरिंग करेंगे तो उसको ड्राई सैंड बोला जाता है. द सैंड इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ ड्राई सैंड्स. A dry sand has more strength, rigidities and thermal stability as compared to the green sands. इसके ग्रीन के अगर कंपेरिजन्स में बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, रिजिडिटी रहती है और थर्मल स्टेबिलिटी रहते हैं. दिस मोल्ड्स आर यूज्ड फॉर ए लार्ज एंड हैवी कास्टिंग्स. वो लार्ज एंड हैवी कास्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ थर्ड विच इज़ द लोम टाइप ऑफ द सैंड. A loam sand is contain much more clay as compared to the ordinary molding sand. जिस सैंड के अंदर ज़्यादा क्ले कंटेंट रहता है ऑर्डिनरी मोल्डिंग सैंड के कंपेरिजन्स में, उसको लॉम सैंड जो है वो बोला जाता है. द क्ले कंटेंट इज़ इन ऑर्डर ऑफ द 50%. यहाँ पे जो क्ले कंटेंट रहता है वो 50% के अराउंड जो है वो रहता है. अब ऐसे सैंड जिसके अंदर क्ले कंटेंट 50% तक है उसको जो है वो लोम सैंड बोला जाएगा. स्वीप एंड स्केलेटन पैटर्न्स इज मे बी यूज्ड फॉर द लोम मोल्डिंग्स. इसके अंदर जो पैटर्न जो है वो लगते हैं वो ज़्यादा तौर पे जो है वो स्वीप पैटर्न्स या फिर स्केलेटन पैटर्न्स जो है वो इस मोल्डिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर लोम मोल्डिंग और ए लार्ज ग्रे आयरन कास्टिंग. राइट, लॉम मोल्डिंग के लिए और जो बड़े बड़े जो है वो ग्रे कास्ट एंड कास्टिंग्स होते हैं इसके लिए जो है वो ज़्यादा ये यूज़ होता है. नाउ द फेसिंग सैंड्स. दिस सैंड इज़ यूज्ड डायरेक्टली नेक्स्ट टू द सरफेस फिनिश ऑफ द पैटर्न्स. राइट, इसका सरफेस फिनिश पैटर्न के लिए बहुत यूज़ रहता है. राइट, पैटर्न का जो नेक्स्ट टू पैटर्न्स जो है वो यूज़ होता है इसके लिए उसको फेसिंग सैंड बोला जाता है. एंड कम्स इन कंटेंट विद द मोल्टन मेटल्स. राइट, वो डायरेक्टली जो है वो मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आता है क्योंकि फेस है, फेस पे लगा हुआ सैंड को फेसिंग सैंड बोला जाए. व्हेन द मोल्टन मेटल इज टू बी प्योर्ड इट इज़ ए फ्रेश सैंड. ये फ्रेश हमेशा रहता है. इसको रिसाइकल वाला जो सैंड रहता है वो वहाँ पे फेसिंग सैंड में यूज़ नहीं होता विदाउट द एडिशंस ऑफ एनी यूज्ड सैंड. राइट, यही चीज़ मैंने बोला अभी. इट मस्ट पोजेस ए हाई स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्टरीनेस. इसके अंदर जो है वो हाई स्ट्रेंथ रहता है और अच्छा जो है वो रिफ्लेक्टरीनेस इसके अंदर रहता है. द लेयर ऑफ द फेसिंग सैंड इन द मोल्ड इज़ यूजुअली रेंज फ्रॉम दी 20 to 30 mm. इसका जो फेसिंग सैंड का जो लेयर लगता है वो 20 to 30 mm तक का लेयर जो है वो इसके अंदर लगता है मोल्ड के अंदर. नाउ द बैकिंग सैंड्स. इट इज़ ए सैंड विच इज़ यूज्ड बैकअप द फेसिंग सैंड. अब फेसिंग सैंड को बैक करने के लिए जो सैंड यूज़ होता है उसको बैकिंग सैंड जो है बोला जाता है. इट इज़ ए फ्लोर सैंड्स विच इज़ रिपीटेड यूज़.
ये एक फ्लोर तरीके का सैंड रहता है और ये रिपीटेडली यूज़ किया हुआ जो है वो सैंड वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सैंड हैज़ ए ब्लैक कलर, राइट। जो बेकिंग सैंड रहता है उसका कलर जो रहता है वो ब्लैक कलर रहता है ड्यू टू द एडिशंस ऑफ द कोल डस्ट, राइट। इसके अंदर कोल जो कोयला होता है उसका डस्ट जो है लगता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर पकड़ लेता है। एंड बर्निंग एंड कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद दी मोल्टेन मेटल्स, वो बर्न होता है जब मोल्टेन मेटल इसके अंदर प्योर होता है। बिफोर यूज अ बेकिंग सैंड इज शुड हाउएवर टू बी क्लीन ऑफ और ए फॉरेन मेटल्स लाइक एज अ फिन नेल्स एक्सेट्रा। इसको यूज़ करते पहले इसका जो है उसका बैकिंग किया जा सकता है, उसको प्योर तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है उसका क्लीनिंग किया जाता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर फॉरेन मटेरियल्स लगे रहते हैं, राइट, जैसे फिन नेल्स ऐसे रहता है तो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो डिफेक्ट क्रिएट वरना होने की